Hello everyone. So we are back with another revision class for cost accounting. This chapter is chapter number 12 service costing. यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई revision notes नहीं है क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, इसमें as such कोई revision note नहीं है, लेकिन जो भी relevant points है वो ICL के स्टडी बुक में काफी अच्छा से लिखा हुआ है. So we are going to revise from here. तो सर्विस कॉस्टिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर लोग गुड्स नहीं देता, वो लोग इनटैंजिबल सर्विसेज देते हैं, इनविजिबल आइटम्स वो लोग सप्लाई करते हैं और उससे उन लोग का अर्निंग होता है. जैसे कि डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, स्कूल तुम लोग को पढ़ाता है, कॉलेज तुम लोग को पढ़ाता है. सो दीज थिंग्स आर सर्विसेज. तो उसका कॉस्टिंग कैसे निकाले, दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर. अब ये थोड़ा कॉस्टिंग करना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर तुम गुड्स खरीद के लाके बेचते हो तो तुमको पता है कितना में कॉस्ट लाया और कितना बिजनेस एक्सपेंसेस लगा. लेकिन सर्विस कॉस्टिंग में तुम कुछ ऐसा चीज सेल कर रहे हो जो तुमने प्रोक्योर नहीं किया है कहीं से, वो तुम खुद से जनरेट कर. ठीक है, जैसे कि स्कूल वाले तुमको पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल वाले अगर तुमको पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन इज द प्रोडक्ट, वो खरीदा नहीं गया कहीं से. सो दीज, इसीलिए इसका कॉस्टिंग थोड़ा समझने का होता है. तो सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग का बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, होटल, लॉजेस, हॉस्पिटल, आईटी, टोल, एजुकेशनल, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सम अदर. तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है एक एक करके. तो देखो क्विकली रिवाइज कैसे करें, एक एक सेक्टर को तुम देखना, उसमें क्या क्या चीज है, कंपोजिट यूनिट क्या होता है, जो डुअल यूनिट होता है, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज रेलिवेंट है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इतना तुम चेक कर लोगे और फिर जाके सम्स करना है. कैसे? जैसे सर्विस कॉस्टिंग में यूनिट क्या होता है, मतलब किसके बेसिस पे कॉस्ट निकाले. जैसे मान लो स्टूडेंट लोग अगर कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो फिर यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया या एक बैच हो गया. ठीक है, वैसे ही अगर कोई कैब सर्विस देता है तो उसके लिए क्या होगा, पैसेंजर किलोमीटर, कि कितना पैसेंजर, एक पैसेंजर तो एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन पैसेंजर का ऑक्यूपेंसी कितना है और किलोमीटर कितना है. तो जनरली ट्रांसपोर्ट वाला में क्या होगा, पैसेंजर किलोमीटर हो सकता है अगर ट्रांसपोर्टेशन है. स्कूल बस है तो वो स्टूडेंट के हिसाब से होता है. अच्छा, अगर कैरेज बस है यानी कमर्शियल व्हीकल है तो क्विंटल किलोमीटर, टन किलोमीटर हो सकता है. अब इसके ऊपर तुमको कई तरह का क्वेश्चन मिलेगा बुक में भी और काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. लेकिन देखा गया है क्या, हाल फिलहाल में इन सब से भी काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली. अच्छा, कितना मार्क्स का आता है ये तो बताया नहीं. ऑब्वियसली 10 मार्क्स का तो हर बार ही पूछा गया है न्यू कोर्स में. कई बार ऐसा भी देखने को मिला है 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार 20 मार्क्स का भी आया था 2 क्वेश्चन, एक बार 15 मार्क्स का भी आया था, यानी 10+5 2 क्वेश्चन. तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिसको करने में बहुत मजा आता है क्योंकि इजी टॉपिक है. चलो ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या हो सकता है, किलोवाट आवर. हॉस्पिटल के लिए पेशेंट पर डे या रूम डे. ठीक है, कैंटीन के लिए पर मील हो सकता है या पर आइटम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. सिनेमा के लिए पर टिकट, गेस्ट डेज फॉर होटल्स या रूम डेज. ओके, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है, प्रोडक्ट, अगर ट्रांजैक्शन है तो पर ट्रांजैक्शन, कोई सर्विस है तो पर सर्विस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए पर स्टूडेंट भी हो सकता है, पर बैच भी हो सकता है या पर कोर्स भी हो सकता है. ठीक है, आईटी सर्विसेज के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इंश्योरेंस के लिए पर पॉलिसी या पर क्लेम, इस टाइप का चीज. ये सब यूनिट्स होते हैं जिसके बेसिस पे कॉस्ट निकालते हैं. चलो अभी एक एक करके चलेंगे, इसी को कंपोजिट यूनिट बोला जाता है. अब देखो दो तरीके से अब कमर्शियल व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट टन बेसिस पे भी निकाला जा सकता है या कमर्शियल या सिंपल एवरेज बेसिस पे निकाला जा सकता है. कैसे होता है ये, एक एग्जांपल अगर देखोगे आईसीआई का बुक का, जैसे कि 3 पॉइंट्स है, वहां पे ट्रक जाता है गुड्स लेके, तो उनके बीच में तुमको देखना पड़ेगा कितना डिस्टेंस है और कितना लोडिंग लेके जाता है, ए टू बी, बी टू सी एंड देन सी टू ए. तो सबका किलोमीटर इंटू टन्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट बेसिस. और सिंपल में क्या करते हैं, एक तरफ टोटल टन्स को प्लस करके उसका एवरेज ले लो, दूसरी तरफ सारे डिस्टेंसेस को प्लस कर लो, तो डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज टन और वो हो जाता है सिंपल एवरेज. ठीक है ना, वेटेड में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है.
सो ये होता है सिंपल और वेटेज का डिफरेंस, ये तुमको ध्यान में होना चाहिए। ओके, अभी होटल्स का बात नहीं करते, ट्रांसपोर्ट का ही बात करते हैं। ये रहा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इसमें फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है, जिसको स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं? इंश्योरेंस, व्हीकल का लाइसेंस फी, सैलरी टू ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, अगर मंथली बेसिस पे पूरा यानी टाइम बेसिस पे, गैरेज कॉस्ट, गैरेज रेंट, डेप्रिसिएशन अगर टाइम रिलेटेड है तो, टैक्सेस, कोई भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वेरिएबल या रनिंग कॉस्ट क्या क्या होता है, जो एक्टिविटी अगर करेंगे तब लगेगा, जैसे पेट्रोल एंड डीजल, ऑयल्स, वेजेस टू ड्राइवर, कंडक्टर, अगर ऑपरेशन रिलेटेड है कि जिस दिन काम करने जाएंगे उसी दिन पैसा लगेगा। डेप्रिसिएशन अगर एक्टिविटी रिलेटेड है, अगर इतना किलोमीटर चलेंगे तो डेप्रिसिएशन उस हिसाब से, टाइम के बेसिस पे नहीं, तब डेप्रिसिएशन वेरिएबल हो जाएगा। और कुछ दूसरा वेरिएबल कॉस्ट जो दिया हुआ है, कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, जैसे रिपेयर, टायर्स, स्पेयर्स। ठीक है, तो ऐसे में तुमको ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, फिर दूसरे पॉइंट से बैक आ रहा है, तो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल एक ही दो पॉइंट के बीच में जो डेस्टिनेशन है उसमें तुमको किलोमीटर इंटू 2 करना पड़े, अगर इवन इफ व्हीकल खाली आ रहा हो। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखने का होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा फुल जाए, हो सकता है अंडर वेट भी जाए, या फिर जैसे बस वाला है तो बस में हो सकता है 75% सीटिंग कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से फिर हमको कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे बस वाला एक है, 5 बसेस रन कर रहे हैं 40 किलोमीटर के लिए, उसमें 40 सीट्स है, तो फिर 75% ऑक्यूपेंसी मान के अगर चल रहे हैं तो उतना ही से लेंगे। ये मंथली बेसिस पे, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा, एक मंथ का कॉस्ट निकल रहा है क्या, और फिर राउंड ट्रिप होता है तो इसलिए इंटू 2 कर दिया, तब आता है पैसेंजर किलोमीटर। एक तरफ तुम पैसेंजर किलोमीटर निकालते हो, दूसरी तरफ तुमको डीजल और पेट्रोल का खर्चा निकालने के लिए कई बार अगर नहीं दिया वो तो तुमको किलोमीटर अलग से निकालना पड़ता। ठीक है, तो उसका भी तुमको ध्यान में रखना होगा। तो देखो, फिक्स कॉस्ट को अलग से दिखा जाता है प्रेजेंटेशन में, और वेरिएबल कॉस्ट को अलग से दिखा जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बस का ही है। इसमें क्या बोला है कि फी जो निकलेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़नी है, जैसे कि जो टिकट फी रहेगा उस पर 10% उसका कमीशन रहेगा, तो उस हिसाब से फिर फी को एक्स लेके 10% ऑफ एक्स कमीशन की तरह या सैलरी से एडिशनल सैलरी ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ये सब चीज ध्यान में रखने का होता है। और प्रॉफिट मार्जिन भी 15% ऑफ एक्स लेना होगा अगर तुमने टिकट प्राइस एक्स लिया है, और उस हिसाब से इक्वेशन करके फिर फेयर निकालते हैं। आई थिंक तुमको याद हो रहा होगा क्योंकि तुमने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, अब देखो किलोमीटर अगर निकालना हो तो एक बस है 40 किलोमीटर रन करता है, महीने में 25 डेज, तो 25 डेज ही लेंगे। अब अगर 3 ट्रिप्स लेगा तो फिर इंटू 2 कर देना पड़ेगा, क्योंकि बैक फोर्थ दोनों होगा, और पूरे साल के लिए इंटू 12 मंथ्स। अब अगर पैसेंजर किलोमीटर का बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी से फिर किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो किलोमीटर एडवाइजेबल है अलग से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जनरली पेट्रोल डीजल का कॉस्ट किलोमीटर रन से निकलता है। कई बार डेप्रिसिएशन वगैरह भी अगर वेरिएबल है तो किलोमीटर के हिसाब से निकालना पड़ सकता है। देखो जैसे यहाँ पे काम आया पेट्रोल और ऑयल कंजम्पशन कितना है, माइलेज के हिसाब से माइलेज दिया हुआ रहता है कि पर किलोमीटर कितना रन करेगा, उस हिसाब से निकालना। आई मीन पर लीटर कितना किलोमीटर रन करेगा, सॉरी पर किलोमीटर बोल दिया, और उस हिसाब से निकालना रहता है। अब तुमको क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का ये सब सुनने के बाद जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। फिर स्कूल बसेस तुम्हारा, इसको सॉल्व करके तो मजा आता होगा कि स्कूल बसेस का कॉस्टिंग कैसे निकालता है। तो इसमें तुमको ध्यान रखना है, थोड़ा ज्यादा झमेला रहता है क्या, कि कोई होता है कि स्कूल से बस चला तो पहले स्टूडेंट के बस स्टॉप तक जाएगा सुबह के टाइम पे, फिर स्कूल लेके जाएगा, फिर शाम को मतलब आफ्टरनून में फिर स्कूल स्टूडेंट को घर तक छोड़ेगा, फिर रिटर्न आएगा। तो वहां पे इंटू 4 हो जाता है इंटू 2 के जगह, क्योंकि 2 ट्रिप होता है। फिर अगर सीनियर जूनियर भी है तो फिर सुबह में भी 2 बार आना जाना कर सकता है, अलग अलग टाइमिंग्स पे सीनियर और जूनियर का अगर क्लासेस हो तो, और शाम को आफ्टरनून का भी वैसा ही हो सकता है। अच्छा ऐसा भी होता है सारे स्टूडेंट फुल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हाफ डिस्टेंस का हाफ फेयर लगेगा कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ लोगों का फुल फेयर लगेगा। तो वहां पे
हम लोग को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना जरूरी हो जाता है। याद आ रहा होगा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना, ठीक है। तो ये सब काम में आता है बहुत क्वेश्चन करते वक्त। वो होटल में भी इक्विवेलेंट रूम डेज वगैरह निकालते हैं, वो सब चीज होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक तो माइलेज है, तो उस हिसाब से किलोमीटर ध्यान से निकालना पड़ेगा कि 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलता है, सिटिंग कैपेसिटी 50 है। अब देखो 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस के लिए हाफ फेयर है और 50% स्टूडेंट लोग उसको अवेल कर रहे हैं, और यानी कि बाकी लोग से फुल फेयर लेंगे जो 4 किलोमीटर से ज्यादा चल रहे हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फेयर निकालने को। तो इसमें तुम्हारा इक्विवेलेंट वाला जो चीज है उसको थोड़ा सीखना ज्यादा जरूरी होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे। तो सिटिंग कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स का है, 50% लोग हाफ फेयर वाला है, तो 50% हो गया 25, एंड फुल फेयर वाला लोग 25 है। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्योंकि कॉस्टिंग एक ही पे एक बार हम लोग निकाल पाएंगे, तो क्या करते हैं, मान लो हाफ फेयर वाला के हिसाब से चल रहे, तो फुल फेयर वाला को हाफ फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हाफ फेयर वाला 25 है तो फुल फेयर वाला डबल दे रहा है, उस हिसाब से टोटल हाफ फेयर वाला कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 कर दो फुल वाला प्लस हाफ वाला। या फिर उल्टा कर सकते हो कि अगर फुल फेयर के हिसाब से लेना है तो हाफ वाला को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो फुल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 25 स्टूडेंट्स है तो वो लोग तो हाफ फेयर देते हैं ना, तो इक्विवेलेंट फुल फेयर वो लोग कितना देगा, आधा कर दो उसका, तो वो फुल फेयर के बराबर हो गया। तो 12.5 और 25 तो 37.5 लेंगे फुल फेयर के हिसाब से, लेकिन हाफ फेयर के हिसाब से लेना है तो 75, ठीक है। प्लस सीनियर जूनियर का 2 ट्रिप्स है तो 150, 2 सेपरेट ट्रिप्स है। तो ये सब चीज ध्यान में रखने का, इजी है, उतना टफ नहीं है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली सम हम लोग डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसी तरीके से ये तुम्हारा ट्रक्स वगैरह का बहुत जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन करना है तुम लोगों को प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें कमर्शियल टर्न किलोमीटर वो सब एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर निकालने का जरूरत पड़ जाता है। ये करने के बाद फिर आता है होटल एंड लॉजेस के बारे में। देखो इसमें क्या होता है, रूम्स होता है, तो अलग अलग कैटेगरी का रूम हो सकता है, डिलक्स रूम, प्रीमियम रूम, सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, उस टाइप का। और फिर क्या होता है, पिक सीजन, लीन सीजन, ये सब होता है। ऑफ सीजन में हाफ फेयर हो सकता है, 40% फेयर हो सकता है, पिक सीजन में फुल फेयर हो सकता है। तो इस तरह करके वो सब चीज से इक्विवेलेंट रूम डेज निकालना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे जैसे दे दिया, सिंगल रूम जो है वो 100 है, डबल रूम 50 है, ट्रिपल रूम 30। इसका मतलब ये नहीं कि फेयर एग्जैक्टली डबल ही होगा, ट्रिपल ही होगा। अब देखो रेंट जो है वो 2.5 है सिंगल से, तो इक्विवेलेंट अगर सिंगल रूम्स निकालना है तो क्या करेंगे, सिंगल रूम 100 है, अब डबल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 2.5। और ट्रिपल वाला जो है वो डबल से ट्वाइस है, तो अगर डबल में इसको कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 2, और फिर सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये अभी डबल हुआ यहाँ तक, फिर इंटू 2.5 करोगे तब ये सिंगल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स बनेगा। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। फिर अटेंडेंट जो है ऑफ सीजन में कम पैसा लेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहता है कि अटेंडेंट को डे के हिसाब से पैसा मिलता है, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अटेंडेंट वाला क्लास में मेरा स्टार मार्क कराया हुआ है कि उसका थोड़ा कंप्यूटेशन ध्यान में रखने का होता है। तो देखो इक्विवेलेंट वो लोग उसी हिसाब से किया, यहाँ पे इंटू 1 इंटू 2.5 किया, और वहां पे जैसे बोला था पहले इंटू 2 किया डबल में कन्वर्ट, फिर इंटू 2.5, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 दिखाया। तो इक्विवेलेंट रूम डेज निकालना थोड़ा जरूरी होता है, ओके। अभी इसमें सीजन वाला चीज भी आ गया, 6 महीना ऑफ सीजन रहता है, 6 महीना गुड सीजन रहता है। तो ऑफ सीजन में 40% ऑक्यूपेंसी है और सीजन में 80% है, तो ये सब चीज के हिसाब से करना पड़ता है। देखो रूम अटेंडेंट को क्या बोलता है, ₹10 पर रूम डे मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम इन अ मंथ। कितना ऑक्यूपेंसी है, जो खाली रूम है उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन एकदम चेंज हो जाता है, जो तुमको देखना पड़ेगा। तो ये स्टार मार्क वाला चीज है, हम डिटेल में नहीं जा सकते इस वीडियो में, अदरवाइज आई नीड 4-5 आवर्स पूरा चैप्टर कराने के लिए।
यहाँ तो इतना ही मिलेगा। अगर डाउट हो कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो। ऑल द डिटेल्स, अगर जो लोग मेरा स्टूडेंट नहीं है ये वीडियो देख रहे हैं तो डिटेल्स आर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन फाइंड हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। बट इतने से अच्छा खासा काम चल जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, तुमको हाई प्रायोरिटी देना चाहिए स्टडी मटेरियल को। फिर हॉस्पिटल्स की भी क्या चीज का बिलिंग हो सकता है, देखो डिपेंड करता है। अगर सर्जरी के लिए आया तो सर्जरी के हिसाब से, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है तो पेशेंट के हिसाब से हो सकता है। अगर मान लो टेस्टिंग वगैरह के लिए आया है तो उस हिसाब से एक्सरे स्कैनिंग उस हिसाब से हो सकता है। तो यूनिट वेरी करते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि क्या चीज का करना है। पेशेंट के हिसाब से, स्कैनिंग के हिसाब से यानी टेस्टिंग हो गया, लॉन्ड्री के हिसाब से, लॉन्ड्री उसका भी सर्विसेज होता है। चलिए, हाइजीन बहुत जरूरी होता है इसीलिए। ओके, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये तुमको देखना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, ये सब क्वेश्चन हॉस्पिटल्स का, ये मत सोचना खाली ट्रांसपोर्ट कर लिया हो गया खत्म ये चैप्टर, गलत है वो। ये सब फिर अपने से नहीं हो पाएगा। हर इसमें यही है कि हर तुमको सर्विस प्रोवाइडर का अलग तरह का कॉस्टिंग है, उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग तरीके से निकलता है, वो तुमको प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर आईटी सर्विसेज के ऊपर है, आईटी सर्विसेज में उतना झमेला नहीं है क्योंकि ये सिंपल टाइप का होता है, ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता, और उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स लेने का भी झमेला नहीं। इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि इसका कॉस्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगता है, कुछ ट्रैवलिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, और बाकी जो एफर्ट कॉस्ट है वो सब लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन है, देख लेना। कि फिर आगे बढ़ते हैं, टोल रोड्स। टोल रोड्स जो है बेसिकली जो हाईवे वगैरह में टोल कलेक्शन होता है उसके ऊपर है। तो इसमें तुमको कॉस्ट कंपोनेंट समझना जरूरी है कि क्या क्या कॉस्ट कंपोनेंट्स होता है, वो लिस्ट दिया हुआ है। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, वो सारा चीज है। एनुअल मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस, उसके बाद टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये सारा चीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है तो लोन वोन दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच होता है जहां प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, और फिर प्राइवेट सेक्टर को जब रेम्यूनरेशन मिल गया है बनने के बाद, फिर वो छोड़ के गवर्नमेंट को देके चला जाता है। ये थ्योरी के लिए, ठीक है। टोल रेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना आएगा उसका एस्टिमेशन करना पड़ता है, और कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना पड़ता है, उससे आता है, और उस हिसाब से फिर हम लोग टोल रेट निकालते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना, अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ना शॉर्ट में बता सकते हैं। आई एम डूइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तुम लोग का आ गया कि क्या होता है इसमें। बहुत तरह का चीज होता है, वन टाइम फी लग सकता है जैसे एडमिशन डेवलपमेंट एनुअल फी, रिकरिंग फी जैसे ट्यूशन फी, कंप्यूटर इंटरनेट लाइब्रेरी फी, ये सब हो गया। अदर इनकम्स जैसे कैंटीन होता है, ठीक है, टक शॉप होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, हॉस्टल होता है, ये सब चीज का। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होता है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी, लैबोरेटरी मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, रिपेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस। ओके, और भी कुछ कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स, etc। तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स का कॉस्टिंग निकालने का बोला है। आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि क्या इंश्योरेंस में प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सब प्रोडक्ट है, ये सब बेचा जाता है इंश्योरेंस में, ठीक है। री इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फंड मैनेजमेंट, ये सब भी करता है ये लोग। इनकम कहाँ से आता है, प्रीमियम, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन फी, फंड। अब कॉस्ट क्या क्या होता है, अगर जो भी इंश्योरेंस का कॉम्पेंसेशन क्लेम देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन, प्रीमियम फॉर री इंश्योरेंस, अगर करवा रहे हैं खुद का इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो
लीगल एंड अदर कॉस्ट, उसके बाद एक्चुअरियल फीस, मार्केट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, एसेट मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सारा चीज इजी है, ये उतना टफ नहीं है। ओके इसमें फिक्स और वेरिएबल का ये सब में वैसा कोई खास सेग्रीगेशन नहीं है, तो डायरेक्टली कॉस्ट को बस कौन सा किस में हेडिंग है अगर ध्यान रख के प्रेजेंट कर दो तो अच्छा है, प्रेजेंट नहीं भी कर पाए तो मार्क्स नहीं कटेगा कुछ, वैसा बात नहीं है। नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से उसका कॉस्टिंग निकल जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो लोन लेना देना का काम करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ। ओके और क्या बचा, इलेक्ट्रिसिटी वाला करना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है उसके बेसिस पे निकलता है, तो इसमें फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा, ये सब लिस्ट दिया हुआ है, डिफिकल्ट नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना। और वेरिएबल कॉस्ट में तुम्हारा आता है फ्यूल चार्जेस, वाटर, जो भी है सेमी वेरिएबल, इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना, इजी क्वेश्चन ही दिया हुआ नॉट टफ। तो यहाँ पे तुम्हारा सारा चीज ये डिस्कशन खत्म होता है सर्विस सेक्टर के लिए क्या क्या है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का। और लेट मी टेल यू एक्सरसाइज में भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। एक टोल का तुम्हारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज वेरी गुड, उसके बाद एक कैब का दिया हुआ है, कैब का एग्जाम्पल्स में नहीं था लेकिन यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, इंटरसिटी कैब्स के ऊपर अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर एक तुम्हारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल में जितना भी क्वेश्चन है काफी अच्छा है ये। फिर एक थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ये सारा का सारा क्वेश्चन ही थोड़ा देखना जरूरी होगा। देखो चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है ना, सो यू मस्ट डू इट प्रॉपरली। ये ऐसा चैप्टर है जो अच्छा से कर लो, इसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है। सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर, क्योंकि मार्जिनल में लोगों को डर लगता है, स्टैंडर्ड में डर लगता है, तो कोई दूसरा तो काउंटर पार्ट में स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है ना, दैट इज द रीजन। ओके तो ये हो जाने के बाद फिर हम लोग का जो 3 चैप्टर है स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट्स, उसका रिविजन करना है, वो हम लोग आगे के सीरीज में करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग, बाय।